हेलो स्टूडेंट्स, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये बिल्कुल नहीं है और हमें पहली बार ही ये ऐड हुई है हमारे सिलेबस में, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें से कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन कौन से छोड़ दें। देखिए बेटा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐड हुई है तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालूं जो आने वाले पेपर में भी आ सकें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहे। मैंने इसमें एक पेपर पैटर्न बनाया है। हर चैप्टर में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए हैं, और जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे हैं 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, When and where was the first iron and steel company established? तो बेटा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास कोई हैवी इंडस्ट्री इतनी स्टेबलाइज नहीं थी। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी, आयरन एंड स्टील कंपनी, जो हमारी बनी थी 1907 में जमशेदपुर में। कहाँ बनी थी? 1907 में जमशेदपुर में। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन engaged in different sectors on the eve of independence? तो देखो बेटा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसमें हमारा आंसर है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज थी डिफरेंट सेक्टर्स में एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम सब जानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर्स है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज थी। ठीक है, पहले तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में आता है तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा था, मोर देन 70%। ठीक है, तो क्वेश्चन में पिक करना है मोर देन 70%। देखो फर्स्ट पॉइंट बताया हुआ है, प्राइमरी में 72.7% थी, सेकेंडरी में 10% थी, 10.1%, और टर्शियरी में 17.2% पॉपुलेशन एंगेज थी। इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस और है तो नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं। जो बाकी के 2 है इसमें देखो प्राइमरी के जो कंट्रीब्यूशन वो बहुत कम है कि पॉपुलेशन कितनी एंगेज थी। तो साफ साफ हमें पता चल जाता है इसमें कितने आ जाएगी, प्राइमरी जो है हमारी 72.7%। अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि मोर देन 70% तो भी वो करेक्ट है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच वॉज द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 1948? तो बेटा देखो, अगर करंट रेट की बात करते हैं तो अब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हुआ है 74.04। ठीक है, बट लेकिन हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट कितना है इंडिपेंडेंस में, तो अप्रॉक्स 70% ये तो हो नहीं सकता है। अप्रॉक्स 74% ये तो अब है करंटली। ठीक है, तो 2 ऑप्शन देखिए आपके सामने, अप्रॉक्स 18% और अप्रॉक्स 28%। तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 18%, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग लिटरेट थे। ठीक है, ज़्यादातर कौन लिटरेट था? जो बहुत हम बोल सकते हैं कि रिच पीपल थे, बाहर जाके जो एजुकेशन लेते थे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ। देखो बेटा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास ब्रिटिश रूल करते थे, तो हम क्या करते थे उस टाइम पे? हम नेट एक्सपोर्टर थे प्राइमरी गुड्स के। किसके थे? प्राइमरी गुड्स के। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, हब बना लिया था इंडिया को प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, कि वहाँ से हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे ब्रिटिश में जाके, ब्रिटेन में जाके वहाँ पे क्या करेंगे, उन प्राइमरी प्रोडक्ट से सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग करके वापस दोबारा इंडिया में उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और वहाँ पर मार्केट बना देंगे। यानी कि उसने इंडिया को हब बना दिया था प्राइमरी गुड्स का, और सेल भी, मार्केट भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की वो यहीं करता था। ठीक है, तो अब क्योंकि नेट एक्सपोर्टर पूछा गया है तो आपका आ जाएगा प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जब पूछा जाता कि नेट इंपोर्टर किसका था तो सेकेंडरी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का। ठीक है, क्योंकि जो बने हुए प्रोडक्ट थे उनको फिर दोबारा से मार्केट में लाके सेल किया जाता था। उसके बाद मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन डाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज अ डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी हाउ? तो बताना है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो इंडियन इकोनॉमी थी वो डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। कैसे थी डेप्रिशिएटेड, वो बताना है हमें कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, प्रोडक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी थी, वर्कर्स कैसे थे, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएगी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा,
हाउ कैन यू से दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जो सेमी फ्यूडल होता है उसका मतलब होता है जिसमें दोनों तरह की इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी, ठीक है। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में दोनों, जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सेमी फ्यूडल थी, वहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग भी थे और सोशलिस्ट भी थे, ठीक है। कैपिटलिस्ट मतलब पता है आपको कि किसकी रोक टोक नहीं होती, इंटरफेरेंस नहीं होती गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बुक में से अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन 1947 हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इफेक्ट इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो देखो आप सबको पता है 1947 में पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसके बारे में बताया गया है। आपको बताना है कि पार्टीशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो देखो बेटा, दोनों इफ़ेक्ट बताने हैं। तो ये बताना है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, जैसे हमारे पास पॉपुलेशन तो ज़्यादा आई थी और जो लैंड था वो कम आया था, ठीक है। 82% समथिंग हमारी पॉपुलेशन आ गई थी कंट्री की, और 70% के अराउंड ही हमारे पास क्या आई थी, लैंड आया था, ठीक है, पूरी कंट्री का। फिर उसके बाद ये भी बताना है आपका कि इसका क्या सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। सोसाइटल इफेक्ट्स बहुत नेगेटिव पड़े थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके सब अलग होना और ये सब, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से आंसर तैयार करिएगा 2 मार्क्स का। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। राइट अ नोट ऑन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको बताना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया का। तो फॉरेन ट्रेड मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं नीचे, देखो बताया हुआ है वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन। आपको इन 3 चीज़ों को लेके चलना है इस नोट में। वॉल्यूम बताना है कि हम कितना इंपोर्ट करते थे और कितना एक्सपोर्ट करते थे। तो हम इंपोर्टर थे मैन्युफैक्चर गुड्स के, और एक्सपोर्ट हम किसका करते थे, प्राइमरी गुड्स का। फिर है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में हमें आपको बताना है कि आपने कौन कौन सी गुड्स आप इंपोर्ट करते थे और कौन कौन सी एक्सपोर्ट करते थे कंट्री, ठीक है। फिर है डायरेक्शन। डायरेक्शन बताना किस कंट्री के साथ हम डील करते थे। जैसे पता है क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो हम मोर देन 50% किससे डील करते थे, ब्रिटेन से, और उसके बाद जो बाकी बची हुई कंट्रीज थी उनके साथ। तो आपको इसको बहुत अच्छे से नोट तैयार करना है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड आउटपुट स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। तो पहले तो स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ इंडियन इकोनॉमी बताना है। स्ट्रक्चरल पैटर्न में आपको बताना है कि स्ट्रक्चरल पैटर्न वो होता है जिसमें हम बताते हैं कि कितने परसेंट पॉपुलेशन है वो डिफरेंट सेक्टर्स में लगी हुई है। प्राइमरी में कितनी लगी है, सेकेंडरी में कितनी है लगी है, टर्शियरी में कितनी लगी है, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। फिर लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड आउटपुट स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें आप प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताएंगे, टर्शियरी सेक्टर के बारे में बताएंगे और सेकेंडरी सेक्टर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको बताना है कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे कैसी थी। जैसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, डेप्रिशिएटेड थी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। देन उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमने पूछा है, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। ये बेटा आपको बना के लिखना है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि ये आप अच्छे से बना ले, पहले प्रिपेयर कर ले। देखो जब पूछा है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, तो इफेक्ट्स में आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी बताने हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी बताने हैं। जैसे पॉजिटिव इफेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट में आपका आ जाएगा कि इससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। इंग्लिश की बात करें तो ये भी इससे ही आई है, रेलवे भी इससे आई है। नेगेटिव इफेक्ट में आपको पता है एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुआ, किसका, फार्मर्स का भी हुआ, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नहीं निकल आया। तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी बताने हैं और नेगेटिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ठीक है बेटा। अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। देखो बेटा वर्ड क्या है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूटेड। जब कॉन्स्टिट्यूटेड की बात आती है कि कब स्टेबलाइज हुआ, कब बना, कब उसको लागू किया गया, तो ये हमारा आ जाएगा 1950, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन की जगह वर्ड हो जाता प्लानिंग कमेटी कब बैठाई गई थी, तो वो आपकी बैठाई गई थी 1938 में, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड की बात की गई तो 1950, बट पूछा गया है कि
प्लानिंग कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो 1950, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा विच इंस्टीट्यूट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया, हमारे नीति आयोग ने। उसके बाद है हु इज़ रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कौन है, तो बेटा इंडियन प्लानिंग का जो आर्किटेक्ट है वो है हमारे पीसी महलनोबिस, ठीक है। महलनोबिस और महलनोबिस, पीसी महलनोबिस, याद रखना है, नोबिस, ठीक है, इससे इस तरह से याद कर लेना पीसी वर्ड से, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे एमएन रॉय, ये बेटा पीपल्स प्लान के नाम से जाने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि पीपल प्लान किसके अंडर आया था, तो आप बता सकते हैं एमएन रॉय के अंडर। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, तो बेटा 1956 के अंडर हमारी 17 ऐसी इंडस्ट्री थी जो लाइसेंस के अंडर थी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज 12th प्लान लॉन्च्ड एंड व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इट, तो 12th प्लान लॉन्च कब किया गया था, ये हमारा 5 ईयर प्लान है, ये हमारा लॉन्च किया गया था 2012 में। इसकी ड्यूरेशन थी 2012 टू 2017, बट लेकिन इसको बीच में बंद कर दिया गया था क्योंकि क्या आ गया था हमारा नीति आयोग। कब ये नीति आयोग हमारा आया था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एनी 2 पॉइंट्स टू सपोर्ट द रैशनल बिहाइंड द अडॉप्शन ऑफ 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया, तो रीज़न बताना है कि हमने 5 ईयर प्लान रीज़न बताना है हमें कि हमने 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स को क्यों अडॉप्ट किया, ठीक है। ये आपकी बुक में बहुत इजीली मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट 2 अचीवमेंट्स एंड 2 फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो बताने हैं हमारे जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की थी उसके क्या अचीवमेंट्स है और क्या हमारे फेलियर है, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग से हमने क्या क्या अचीव किया है, ठीक है। जैसे एजुकेशन की बात की जाए या फिर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो कितना किया, और फेलियर पॉइंट कौन कौन से कि कौन से हमने गोल्स बनाए थे और जो हम अचीव नहीं कर पाए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा आपको लर्न करना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नीति आयोग की नीति आयोग क्या है, ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कब आए, इसका चेयरमैन कौन है, कौन होता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको क्या बनाना है, एक नोट बनाना है नीति आयोग पर। फिर क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में बताना है कि जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग लेकर आए थे उसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। जैसे कि सोशलिज्म की बात की गई थी, एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है, इक्विटी की बात की थी, तो ऑब्जेक्टिव आपके बुक में अवेलेबल है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना था। अब उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ सफिशिएंसी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो देखिए सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि खुद के लिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, खुद के लिए आप अपने प्रोडक्शन कर सके ताकि आपको बाहर से किसी से कुछ लेने की नीड ना हो। ये मेन इसको अडॉप्ट इसलिए किया गया था ताकि जो हमारा इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हम ना करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम सुधारने के लिए मेनली ये किया गया था, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे हम इंडिया में और एक्सपोर्ट हम बहुत कम चीज़ों का करते थे। तो सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई थी कि ताकि हमें बाहर से कंट्री से कम इम्पोर्ट करना पड़ सके। ये बुक में एक पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको बुक में तो मिलेगा ही बट आप उसको नेट पे बहुत अच्छे से सर्च कीजिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा गया है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग कमेटी थी वो 1938 में स्टार्ट हुई, किसके अंडर हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर हुई, या फिर आगे मैंने आपको बताया कि एम एन रॉय पीपल्स प्लान लेकर आए, उसके बाद 1948 में क्या हुआ, फिर फाइनली 1950 में प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो बेटा ये आपको नेट पे भी बहुत अच्छे से मिलेगा, बुक में इतनी डिटेल नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये क्वेश्चन खुद बनाएं अपने मान सकते हैं कि आप इसको नेट से मदद ले लें और थोड़ी सी बुक से मदद ले लें, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें यही रखना है कि प्लानिंग कमेटी कब बैठी थी, पीपल्स प्लान क्या हुआ, 1948 में क्या, और फाइनली 1950 में इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया और इसका कौन था उस समय, ठीक है, किसके चेयरमैनशिप में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है बेटा, ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में है उसकी बात की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च इन इंडिया, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लिए गए हमारे इंडिया में, 24 जुलाई 1991 में, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डन इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज एज, उसको क्या बोला गया, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए इंडिया में, रिफॉर्म्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन यस, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये दोनों ही चीज़ों का था। हम मैक्रो इकोनॉमिक की स्टेबलाइजेशन स्टेबिलिटी के वो भी ध्यान में रख के किया गया, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को भी, तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन मीन्स, बेटा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है लिबरलाइजेशन के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का वो थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पार्टिसिपेशन बढ़ा सके उसका। तो रिडक्शन इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द इकोनॉमी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड, ये तो हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। मोर फ्रीडम इन द प्राइवेट सेक्टर, मोर फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर किया जाता है, बट लेकिन रिडक्शन इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द इकोनॉमी आ जाएगी तो ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ऑन द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। It become mixed economy dominated by public sector. It becomes mixed economy with equal importance of public sector and private sector. या it become mixed economy dominated by private sector. तो मेन ये इफेक्ट पड़ा इसका कि मिक्स इकोनॉमी तो बनी है बट ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका हो गया है, प्राइवेट सेक्टर का। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राइट एनी टू चैलेंजेस पोज्ड बाय WTO टू इंडियन इकोनॉमी। जो WTO था उसने कौन कौन से टू चैलेंजेस थे जो इंडियन इकोनॉमी पे डाले हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि WTO के बताने हैं, जैसे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं ना, पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट, तो नेगेटिव इफेक्ट की बात आ जाएगी कि टू चैलेंजेस उसने इम्पोज कर दिए किसके ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। जब आप WTO के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर कीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तो की कॉम्पोनेंट्स हमारे पता है इकोनॉमिक पॉलिसी के कौन से हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो थोड़ा थोड़ा आप बता देना, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। फिर राइट टू डिफरेंस बिटवीन डी नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो आपको बताना है कि डी नेशनलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आपका डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ना कि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, डी नेशनलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। जो डी नेशनलाइजेशन होता है उसमें गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी सील कर देती है, डी नेशनलाइज कर देती है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, पार्टिसिपेशन किसका बढ़ जाता है, प्राइवेट सेक्टर का, तो ये आपको करना है, ठीक है। अच्छे से बुक में इसमें डिफरेंस मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अब। राइट अ नोट ऑन WTO। देखो बेटा मैंने वहाँ पे आपको WTO के बारे में बहुत अच्छे से नहीं बताया था क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो WTO का था। तो बेटा इसमें बताना है कि WTO कब स्टेबलाइज हुआ, 1995 में आया, कब आया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं, इसने क्या क्या किया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या, तो ये सारे पॉइंट किस में आ जाएंगे आपके WTO के नोट में। देन आई राइट एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड 4 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो बताना है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं उसके क्या फेवर में आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं कि इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब। और अगेंस्ट भी बताना है कि इससे क्या हुआ है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कम हो गया है, एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ सकता है, इंडस्ट्रीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, इन सब के बारे में, ठीक है। फिर डिस्कस द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो रिफॉर्म्स के बारे में बताना है, फिजिकल रिफॉर्म्स के अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया गया और फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंडर क्या किया गया, ठीक है। कुल मिला के बताना है कि फिजिकल रिफॉर्म्स क्या है और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या है, किसके अंडर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर। देन आई डिस्क्राइब द चेंजेस मेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिगार्डिंग लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग को लेकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या क्या चेंजेस किया उसके बारे में लिखना है। आप सोचेंगे तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, लाइसेंस के बारे में बता देंगे कि इंडस्ट्री कम होगी, ये सब। नो बेटा, इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि कौन कौन से चेंजेस किए गए किसके अंडर, लाइसेंस के अंदर, कि पहले कितने थे लाइसेंस, फिर बाद में कितने कम कर दिए गए, क्यों कर दिए गए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हमारा चैप्टर है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में बताया गया है। तो बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज मनरेगा स्टार्टेड। तो मनरेगा कब स्टार्ट हुआ हमारा, 2006 में, ठीक है। ये देखो बेटा 2 डेट आ गई है, तो ये हमारा स्टार्ट हुआ है
2006 में मनरेगा, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लॉन्च्ड। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हमारी लॉन्च की गई है 1997 में। तो पॉवर्टी में आप ध्यान रखना इस बात का कि बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं, उन प्रोग्राम को आप याद करें कि उनकी डेट क्या थी। मेन तो ये दो हैं, मनरेगा और स्वर्ण जयंती, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है हमारा ऑन विच बेसिस इज पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन इन इंडिया। तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है किस बेस पे डिटरमाइन की जाती है, हमारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे, कि कोई पर्सन कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है। अगर वो कितना कर रहा है कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है, और कितना है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन है द पीपल हु नेवर मूव आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द पॉवर्टी आर कॉल्ड। जो कभी भी अपने उससे बाहर ही नहीं निकलते, ठीक है, पॉवर्टी लाइन में ही रहते हैं हमेशा ज़िंदगी भर, उनको हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर। क्या क्या कहते हैं, क्रॉनिक पुअर, यानी कि लाइफ टाइम के लिए वो पॉवर्टी में ही रह जाते हैं, कभी उभर ही नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। तो बेटा आपको बुक में बहुत ईजिली मिल जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। देन क्वेश्चन है व्हाट इज हाउ इज पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन इन इंडिया। ये सेम वही है, किसके बेस पे होती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पे होती है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना करें कि हम अबव पॉवर्टी लाइन है, कितना करें कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, किससे कितना कम करें। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। बता रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है किसको, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को। जो यूथ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनको भी जॉब नहीं मिलती, तो किसने किया है, प्रधानमंत्री करके एक आपकी योजना है, आपको खुद बुक में इसको फाइंड आउट करना है और उसका आंसर लिखना है, ठीक है। देन फोर्थ है हाउ विल यू एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एमिड्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो बताना है कि जो पॉवर्टी है वो अभी तक है, बहुत सारे हमने प्रोग्राम बनाए हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए, पर अभी तक वो हो नहीं पाए, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। कि कोशिश तो बहुत की गई है कि भी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए कि हमें पॉवर्टी कम करें, पर अभी तक उसका 100% रिजल्ट हमें नहीं मिला है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन एनी 4 पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक हमने जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम बनाए हैं उनके बारे में बताना है। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको सारे प्रोग्राम कम से कम 4 to 5 प्रोग्राम तो पता ही होने चाहिए जो पॉवर्टी को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। देन है राइट अ नोट ऑन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। पता है ना आपको, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये, इसके बारे में आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको 1997 में आई है, इसके बारे में आपको नोट बनाना है, पूरा डिटेल में बनाना है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन गिव एनी 4 सजेशंस टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। तो बताना है कि सजेशंस देने हैं आपके ताकि पॉवर्टी को दूर कैसे किया जा सकता है इंडिया से। जनरल क्वेश्चन है, बट आपको अगर ये क्वेश्चन बुक से अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। देन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कारण क्या है कि जो भारत में वो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, जैसे कि इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। देन हमारा 5th चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अबाउट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। बेटा इससे मैंने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। देखो फर्स्ट में मैंने बताया ओवरऑल लिटरेसी रेट इज़, कितना लिटरेसी रेट है ओवरऑल, फिर मेल लिटरेसी रेट और फिर फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है बेटा। मैं आपको डायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप याद कर लीजिए, आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो हमारा 74.04 है, मेल लिटरेसी रेट हमारा 82.14 है और फीमेल लिटरेसी रेट है हमारा 65.46%। ओके, फिर क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइंस करिकुलम फ्रेमवर्क अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन इन इंडिया। तो बेटा इसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगर आपसे पूछा गया कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन पे कौन बनाता है करिकुलम, तो आपका आ जाएगा NCERT। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे कौन करता है तो आप कंट्रोल करता है, तो आपका आ जाएगा AICTE। और क्वेश्चन में पूछा जाए कि हायर एजुकेशन पे कौन करता है तो आप बता सकते हैं UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, तो इसमें भी आपने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं।
देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन एनी इंडियन लैंग्वेज इज़ नोन एज, उसको हम कहते हैं लिटरेसी। अगर जब हम पढ़ना लिखना जानते हैं तो उसे लिटरेसी कहते हैं। एजुकेशन जो होता है उसके अंदर नॉलेज भी इंक्लूड होती है और लिटरेसी भी इंक्लूड होती है, ठीक है। और जो नॉलेज होती है वो तो आपको पता ही है, वो हमें कहीं से भी मिल जाती है, और जो एजुकेशन होती है उसमें सब कुछ समअप किया जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो आपकी ब्रॉडर टर्म है, तो जो सिर्फ पढ़ने लिखने की बात कही जाए तो वो क्या है, हमारी लिटरेसी। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कौन है डिटर्मिनेंट्स, तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन है येस, माइग्रेशन है येस, बेटर हेल्थ फैसिलिटी है येस, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी टू डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। आपको बताना है कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद पढ़ें और आपको पता चले कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और फिजिकल कैपिटल क्या है। देन है व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, बुक में इसकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, उसे लर्न कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स बनाते हैं, कैसा रिसोर्स जो यूज़फुल हो, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आपको ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताना है। बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर टर्म है किससे, ह्यूमन कैपिटल से, वो इसके अंडर आती है ह्यूमन कैपिटल, ओके। देन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। तो आपको क्या करना है, रोल बताना है किसका, ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है। किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, जैसे इंडिया है, ठीक है। देन डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सामने आ रही है, जो हमें फेस करनी पड़ रही है कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया में, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए वो नहीं है, स्किल नहीं है, ये सारी चीज़ें। देन है सजेस्ट एनी 4 मेजर्स फॉर रैपिड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो हमें क्या करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, और क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है, ट्रेनिंग्स वगैरह देनी है, ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हैं। देन है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको बताने कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मदद करते हैं किसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो मैं चाहती हूँ आप इसका आंसर खुद ढूंढें और बुक में से और इसको अच्छे से करें। देखिए बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ आप इसको, चाहे आप बाकी पढ़े ना पढ़े, पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाएं, क्योंकि आपके सिलेबस में 35 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी है, 36 मार्क्स की आपकी मैक्रो है, और उसके बाद जो 9 मार्क्स रह जाते हैं वो आपके स्टैटिस्टिक्स के। तो अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन एग्रीकल्चर मेन फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़। ये हमारे रूरल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो मैंने इसमें से यही पॉइंट उठाए हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अप्रॉक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन जीडीपी ऑफ इंडिया। तो बताना है कि जीडीपी ऑफ इंडिया में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली कितना कंट्रीब्यूशन है किसका, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का। तो ये आ जाएगा हमारा 16 to 18%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोकस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। जो मेन फोकस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, हमने पढ़ा है एमएसपी के बारे में, तो उसका क्या फोकस है, मेन एप्रोप्रिएट प्राइस प्रोवाइड करवाने हैं हमें फार्मर्स को, स्टेबिलिटी लानी है इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो आ जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन फेल क्यों हो गया हमारा, बिकॉज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी येस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज येस, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। देन द रिफॉर्म्स डन इन द इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर रेफर्ड एज। जो हमने रिफॉर्म्स उठाए हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया, जो हमने इंडियन एग्रीकल्चर के लिए जो रिफॉर्म्स उठाए हैं, उसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं लैंड रिफॉर्म्स के नाम से, ठीक है। देन शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडेटनेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो आपको बताना है इसमें कि इंडेटनेस में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको प्रॉपर लोन नहीं मिल पाता है बैंक से, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उठाते हैं ज़मींदारों से, और फिर उसको पे नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे कर्जे में डूब जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको खुद बनाने हैं और बताना है इस प्रॉब्लम के। बुक में आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे तो।
फिर हमारा क्वेश्चन है डिस्कस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है, एग्रीकल्चर में ही होती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पीपल वर्क मोर देन पीपल वर्क इन, मान के चल रहे हैं एक फील्ड में जो पर्सन है वो ज़्यादा लगे हुए हैं किससे, जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पीपल वर्क इन फील्ड मोर देन देयर रिक्वायरमेंट, ओके, उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वहाँ पर काम करें। जैसे अगर 4 पर्सनस की नीड है, वहाँ 6 कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे हमें 4 ही पर्सन चाहिए थे, 6 लगे हुए हैं, बट डिस्गाइज्ड बोला इसलिए गया हुआ है, छुपा हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा। बट लेकिन अगर आप 4 पर्सन भी वहाँ पे लगेंगे तो भी इतनी प्रोडक्टिविटी होगी, और 6 करेंगे तो भी। ऐसा ज़्यादातर एग्रीकल्चर में होता है। देन है व्हाट इज़ मीन बाय न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। इसमें बताना है आपने कि न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं और क्या है हमारी न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। देन लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारा राइट अ नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। बेटा वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत एफर्ट्स करके ये बनाए हैं, बट लेकिन फिर भी आपको जितने पे भी मैंने नोट्स लिखा है ना, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। मे बी 2 या 3 नोट तो आ ही सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि नोट लिखने आपके, या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने किसके ऊपर, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर, कब आया, कैसे आया, वीट एंड राइस पेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एक्सेट्रा। देन है राइट एनी 4 रेमेडीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको 4 रेमेडीज या सजेशंस बताने हैं। देन है ब्रीफली डिस्कस द लैंड रिफॉर्म्स डन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या किया इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बताना है। देन 4th क्वेश्चन आपका, विच आर द इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम ऑब्स्ट्रक्टिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम बतानी है इसके बारे में, जो रुकावट है किसकी ग्रोथ में, इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ में। देन नेक्स्ट चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड बाय द ऑक्यूरेंस ऑफ ट्रेड साइकिल्स और फ्लक्चुएशन। तो जो ट्रेड साइकिल्स और फ्लक्चुएशन से लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। देन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेटा मैं डायरेक्ट ही आपको इसके बारे में बता देती हूँ। क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो अनएम्प्लॉयड कौन से पर्सन होते हैं, जो काम तो करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आता है हमारा लेबर फोर्स, यानी कि टोटल लोग जो विलिंग है काम करने के लिए, और माइनस वर्क फोर्स, यानी कि ऑलरेडी कितने लोग काम पर लगे हुए हैं, तो वो आ जाता है हमारा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड मीन्स लेबर फोर्स जो काम करने के लिए तैयार है प्रिवेलिंग प्राइस पे, पर उनको काम नहीं मिल रहा है, माइनस वर्क फोर्स जो ऑलरेडी काम पर लगे हुए हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ लेबर दैट द लेबरर्स आर रेडी टू ऑफर एट अ स्पेसिफिक वेजेस रेट इज़। जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं एक स्पेसिफिक वेजेस पे ही, अगर बोला गया कि कितने लोग हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं, वो हमारी क्या कहलाता है, जो आपके स्पेसिफिक बात करी गई है यहाँ पे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पेसिफिक वेजेस, तो यहाँ पर आ जाएगा वो लेबर सप्लाई। टोटल अमाउंट ऑफ लेबर दैट द लेबरर्स आर रेडी टू ऑफर एट अ स्पेसिफिक वेजेस। जो स्पेसिफिक वेजेस पे काम करने के लिए भी तैयार हैं वो है हमारे लेबर सप्लाई, कितने लोग काम करने के लिए रेडी हैं, ओके। देन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो रियल में काम कर रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया है, जो काम करना चाहते हैं। तो जो एक्चुअली में वर्किंग होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क फोर्स, ठीक है, ठीक है बेटा, जो एक्चुअली में वर्किंग होते हैं। अब जो वर्क नहीं कर पा रहे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, ओके। जो एक्चुअली वर्क में लगे हुए हैं वो होते हैं हमारी वर्क फोर्स। देन है व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट एंड करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तो करंट वीकली स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए आपको, और करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें हफ्ते में एक दिन भी एक पर्सन को काम नहीं मिलता, इवन एक आवर भी नहीं मिलता, वो हमारा क्या हो जाता है, करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में बुक में दिया होगा बेटा, आप अच्छे से पढ़ लेना कि वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देन क्वेश्चन है गिव 2 सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो बतानी है हमें प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हम कैसे हटा सकते हैं। हमें क्या देना है, उसको हटाने के लिए 2 सजेशंस देने हैं कि लेबर स्किल करनी चाहिए,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है, ठीक है, एजुकेशन बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें। देन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोनों के बारे में बताना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब कोई पर्सन काम ही नहीं कर पाता, काम करना चाहता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक पर्सन काम कर रहा है बट उसको उतनी उस पोस्ट पे काम नहीं मिल रहा जिसके वो लायक है, या उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितनी उसे जितना वो डिज़र्व करता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। बेटा मैंने क्या किया है, मैंने कोशिश किया कि आपको हर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता हो कि ये कौन सी है, ये कौन सी है। वो 1 मार्क पे भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने कह दिया आपको कि आप नोट बनाएं किस किस के ऊपर। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है मैंने आपको बताया, सीजनल के बारे में भी आपको बता दिया, जो फ्लक्चुएशन से होती हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से होती है। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो पूरी तरह से इंसान क्या है, अनएम्प्लॉय है, इसके बारे में। ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। बताना है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है वर्क फोर्स का इंडिया में, कौन कहाँ कितना लगा, ये सब चीज़ें बुक में अवेलेबल है ये। देन डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बताना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है इंडिया पर, ठीक है। जैसे लो प्रोडक्टिविटी है आपकी, हम कह सकते हैं कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा रिसोर्सेज का, ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें। देन आपको एक नोट लिखना है किसके ऊपर, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना, जो आपकी योजना 2 रोजगार योजना है उसको बहुत अच्छे से याद करना है। तो कौन सी आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, दूसरी कौन सी हमारी मनरेगा, इसको याद करनी है, ठीक है। महात्मा गांधी, ये आपको बहुत अच्छे से इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, किस किस को दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को दूर करने के लिए। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ आयुष। अगर आपको आयुष की फुल फॉर्म पता है फिर तो आप लिख ही सकते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं इंक्लूड होता। देन है हमारा योगा, सिद्धा, यूनानी, एलोपैथी। तो यहाँ पे जो ए स्टैंड कर रहा है वो हमारा आयुर्वेद के लिए, ना कि एलोपैथी के लिए। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेदा, यूनान, योगा, सिद्धा, ठीक है, होम्योपैथिक ये इंक्लूड है। नेचुरोपैथी भी इंक्लूड है पर उसका एन इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। देन हम उसको इंक्लूड नहीं करते। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रूव द मोस्ट यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। कौन है जो सबसे ज़्यादा बता रहा है कि इम्प्रूव हुआ है कि यूज़फुल है ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें किसका, हेल्थ का इंडिया में। कंट्रोल ओवर डिजीज़, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, बेटर मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट इन हाइजीनिक स्टैंडर्ड। तो बेटा अगर आप देखोगे तो आपको सारे सही लगेंगे भाई, किसी में कोई कमी नहीं लग रही। हमें डिजीज़ भी इम्प्रूव करनी है और कंट्रोल करनी है, बेटर मैनेजमेंट भी होना चाहिए, हमें लगेगा सारे पॉइंट सही है। बट लेकिन बेटा अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे इसमें ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे तो आप हेल्थ पे खर्चा करेंगे तो उससे डिजीज़ पे भी कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट भी बेटर होगा और इम्प्रूवमेंट भी होगी, ठीक है। तो उसका आपका आंसर क्या आ जाए, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। देन पूछा गया आपसे नेक्स्ट में CHCs क्या है, PHCs क्या है एंड सब सेंटर्स इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा ये आपके हेल्थ सेंटर्स की बात कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर जो इंडिया है ये किसका पार्ट है हमारा, ये हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। देन है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट्स। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, एनर्जी आती है, यस, ट्रांसपोर्टेशन आता है, यस, कम्युनिकेशन आता है, यस। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन है 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बताना है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसा है, वही आयुष वाली बात बतानी है, पूरा उसको डिटेल में बताना है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। 2 मार्क्स का ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी पर बताना है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। फिर बताना है राइट सम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल होते हैं वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, कोल वगैरह, इनके बारे में। नॉन कन्वेंशनल होते हैं हमारे रिन्यूएबल, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो इनके बारे में बताने हैं हमें, ठीक है। किसके बारे में, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। फिर बताना है व्हाट इज़ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। देखो GBD क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है किसी कंट्री में, वो हमारा हो जाता है
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, जैसे कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं हर साल किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, और किसी और बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, जैसे अब कोरोना से कितने मर रहे हैं, तो ये सारी हमारी क्या हो जाती है, ग्लोबल बर्डन डिजीज़, इसके बारे में आपको बताना है। देन नेम सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसिस्टेंस पावर क्राइसिस इन इंडिया। जो पावर क्राइसिस इन इंडिया उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनके बारे में बताना है, नेम लिखने हैं उनके। देन क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कमेंट ऑन द करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। जो हेल्थ सेक्टर है इंडिया का इस समय, उसके बारे में बताना है, ठीक है, कि कैसा है। जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस से तो इम्प्रूव है, बट बताना है उसका कि करंट स्टेटस कैसा है। फिर है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए कंट्री। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी कंट्री का वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, तो ऑब्वियसली इसके इम्पोर्टेंट या रोल आ जाए या इम्पोर्टेंस पूछे तो सेम बात है, ठीक है, आपको बतानी है इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इम्पोर्टेंस है कंट्री में। फिर क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। अब जो इलेक्ट्रिक पावर है वो हम कहाँ से लेते हैं, थर्मल पावर, ये सारी आपको चीज़ें बतानी है। फिर है व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो हेल्थ में सुधार लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया उससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि डिजीज़ कम हो गई हैं, जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो बढ़ गया है, इन सब के बारे में बताना है डिटेल में, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर हम लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। बेटा वैसे ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूछा गया है व्हेन वाज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास, कब पास हुआ था, ये पास हुआ था हमारा 1986 में, ठीक है बेटा। व्हेन वाज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास इन 1986। हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी 1986 में हुआ है, वो भी याद रखना है बिजनेस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी हमारा 1986 में ही हुआ है। देन है व्हेन वाज सीपीसीबी। सीपीसीबी होते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेटअप इन इंडिया, कब सेटअप हुआ है वो हमारा 1974 में। फिर क्वेश्चन है द क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम विद एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो और रियल इनकम भी इंक्रीज़ हो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहा है, ठीक है, और इनकम के इंक्रीज़ होने की बात कर रहा है, तो ये हमारा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट मॉडल शुड इंडिया अडॉप्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए उसको कौन सा मॉडल अपनाना है, किसको, इंडिया को, तो आ जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट भी सेफ हो सके और साथ साथ में डेवलपमेंट इंडिया का भी हो सके। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बुक में बहुत अच्छे से दिया है, फिर भी आपको याद करना है। देखो बेटा इसका लिखने का जो तरीका है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने व्हाट इज़ डिफरेंस डाला है, तो आप इसको लॉन्ग के अकॉर्डिंग ही लर्न करें। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो 2 डिफरेंस बता दें, लॉन्ग में पूछा जाए तो पूरा बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। फिर है गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा मैं आपको बता देती हूँ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, तो नैरो टर्म है एक और एक ब्रॉडर टर्म है, तो आपको इसके भी डिफरेंस बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग। बताना है कि जो पोल्यूशन से फ्री होता है एनवायरनमेंट वो ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। कुछ जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चन डाल देते हैं। मैंने पहले ही बोला चैप्टर जनरल नॉलेज का है, तो आप कोशिश करें कि अपनी सेंस से भी आप आंसर लिख सकें, कॉमन सेंस लगा के। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके क्या कारण है, इसको ठीक करने के लिए क्या सजेशन देना, ये सारी चीज़ें आपको इस नोट में डालनी है। क्या क्या डालना है, मीनिंग क्या होता है, किस वजह से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है और उसको सजेशन देने हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक और नोट बनाना है आपको डिफॉरेस्टेशन पे। उसमें भी आपको क्या बताना है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए और उसको सजेशंस बताने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बेटा ये मैंने नोट इसलिए डाला है ताकि आप पूरा चैप्टर सारा कवर हो सके, ठीक है, क्योंकि मेन इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्योंकि ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें तो हम इसको
स्केप नहीं कर सकते। फिर है राइट अ नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मेरा मेन मकसद है इन सब पे नोट डालने का वो यही है इस चैप्टर में कि आप हर एक के बारे में पढ़ें, ठीक है। मीनिंग, फीचर्स और स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी है किसको बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बाकी दो तो हैं इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन कर जाते हैं, पर 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हमने पढ़ा नहीं होता। इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, 4 मार्क्स के भी और 1 मार्क्स के भी। अगर आपको डायरेक्ट कोई पूछ ले एयर पोल्यूशन क्या होता है 1 मार्क में, तो भी आप बता सकें, 2 मार्क्स में भी आप बता सकें, वाटर पोल्यूशन के बारे में बता सकें, सॉइल पोल्यूशन के बारे में बता सकें और नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बता सकें। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं पूरे का पूरा चैप्टर कवर कर सकूं। इसके अलावा आप याद रखने का कि एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ पूछे तो आप बता दें कि किस वजह से होता है, वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ पूछे तो आप बता दें, इन सब में आप कॉजेज़ बताएं कि किस कारण से होता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो प्लीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर पढ़ें कि कौन कौन सी बीमारियाँ हमें लग जाती हैं, डिजीज़ हमें लग जाती है, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद करना है। आई होप कि जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे, आप पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ और आपको मदद मिल सके। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं, प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि बच्चे अच्छे से पेपर अपने दे पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।